बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की ये जगह जहां पर ये विमान हादसा हुआ है। हादसे का ये सबसे नया वीडियो है और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो पायलट था विमान का, उसको अंदाजा हो गया था कि विमान को अब बचाया नहीं जा सकता है और प्राथमिकता इस बात की थी कि जहां पर विमान क्रैश हो वहां पर कहीं लोग इसकी चपेट में ना आ जाएं। इसी वजह से, क्योंकि पोखरा में दाखिल हो चुका था ये विमान रिहायशी इलाकों से अलग, यहां रनवे से पहले पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक ही जो सेती नदी है उसके किनारे पर यह विमान जो क्रैश हुआ है। ये हादसे का बिल्कुल नया वीडियो आपके सामने आप देख सकते हैं। अभी भी धुएं का गुबार उठता हुआ, लोगों का चीख पुकार, आहें वो भी सुनाई पड़ रही हैं। जिसने भी इस विमान को अपनी आंखों के सामने धू धू कर जलते देखा उसका दिल दहल गया। 72 जिंदगियां जो इस विमान में फंसी हुई थी जिस वक्त ये विमान आग के गोले की तरह जमीन पर आ रहा था और जमीन पर आकर क्रैश हो गया। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। कुछ नई जानकारियां, नई डिटेल्स नीरज के पास हैं। क्या अपडेट है नीरज? बिल्कुल रोमाना, जो जानकारी मिल रही है ये जो येती एयरलाइंस का जो प्लेन है जैसा आपने बताया ATR 72 है, जिसमें 72 यात्री जो सफ़र कर सकते हैं। ये काठमांडू से पोखरा जा रहा था और पोखरा पहुंचते ही ऐसा लगता है कि किसी वजह से जो पायलट हैं उन्होंने इस जगह पर उतारने की कोशिश की, जैसे क्योंकि तस्वीरें और वीडियो अब सामने आ चुकी हैं, क्रैश साइट की आ चुकी है। वहाँ ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं खाली जगह देखकर उतारने की कोशिश की। तो हो सकता है कि इसमें प्लेन में कोई खराबी हो सकती है या मौसम की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मौसम अभी जो वीडियो आए हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि पोखरा बहुत हाई ऑल्टीट्यूड वाला एरिया है जहां पर काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब रहता है, लेकिन अभी मौसम इस वक्त साफ लग रहा है। तो ऐसा लगता है कि पायलट ने उतारने की कोशिश की और उसी दौरान ये क्रैश हुआ होगा। जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, इसमें करीब 68 यात्री बताए जा रहे हैं और 4 क्रू, 2 पायलट्स हैं और 2 जो हैं केबिन क्रू हैं जो इस प्लेन के लिए थे। तो ये क्रैश हुआ है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है हताहत हुए हैं लोग इसमें और आधिकारिक जो है जानकारी का इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार किस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। बिल्कुल नीरज, दरअसल जो जानकारी मिल रही है, वीरेंद्र जो काठमांडू में ही हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनकी तरफ से बताया गया कि आज मौसम साफ था। काठमांडू और पोखरा के बीच इस विमान ने उड़ान भरी, मौसम करीब करीब साफ, और साथ ही वो ये भी बता रहे थे कि हवा में ही कहीं कुछ दिक्कत आई है। उसी दौरान ये जो विमान है उसमें आग लग गई है और पायलट इस बात को भाप गए थे कि अब नहीं बचाया जा सकता है। इसी वजह से उन्होंने ऐसी जगह तलाशी जहां पर लोग ना हो, जो रिहायशी इलाका ना हो, क्योंकि पोखरा अपने आप में एक शहर और शहर के बीच में इस तरीके की जगह तलाशना मुश्किल हो जाता है जहां मकान ना हो, जहां बसासत ना हो, जहां रिहायश ना हो। और यहां पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक ये सेती नदी का किनारा, जिस जगह ये विमान क्रैश हुआ है, तो बहुत हद तक पायलट की तरफ से कोशिश रही होगी इस विमान को ऐसी जगह पर नीचे लाया जाए जहां पर कम से कम जमीन पर नुकसान पहुंचे, क्योंकि जो यात्री हैं जो विमान में मौजूद थे, जो क्रू मेंबर्स हैं, वो यकीनन खतरे में थे और उनका बचना बेहद मुश्किल नजर आ रहा था जिस तरीके के हालात हवा में बन रहे थे। और इस बीच मरने वालों का आंकड़ा अब बढ़ता हुआ, जिस बात की आशंका हम जता रहे हैं इन हादसों की तस्वीरों को देखकर, उसके बाद आंकड़ा मरने वालों का बढ़ गया है। 30 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले तक 16 शव बरामद करने की बात कही जा रही थी। अब विमान हादसे में 30 लोगों की मौत की खबर है। तो मतलब ये कि जैसे जैसे आग पर काबू पाया जा रहा है, जैसे जैसे धुएं का गुबार कम हो रहा है, वैसे वैसे शव जो हैं अब वो बरामद हो रहे हैं और अभी तक 30 शव बरामद कर लिए गए हैं। कुल 72 जिंदगियां जो इस विमान में थी, 68 यात्री, 4 क्रू मेंबर्स, और ऐसे में 30 लोगों के अब तक शव बरामद कर लिए गए हैं। जितना भीषण ये हादसा, ऐसे में अगर कोई बचा हो इस हादसे में तो इसको कुदरत का करिश्मा ही माना जाएगा, क्योंकि ये विमान जो है वो हवा में ही आग के गोले में तब्दील हो चुका था। ऐसी जानकारी अभी तक सामने आ रही है। हालांकि मैं फिर से दोहरा दूं, ये शुरुआती जानकारी है, अभी पुष्टि नहीं हो पा रही है। ये तस्वीर आपके सामने देखिए किस तरीके से ये विमान आग का गोला बन चुका था, जमीन पर आकर गिरा और लपटें उठती हुई, लपटों के साथ साथ काला घना धुआं। और ये अब जो तस्वीर है, ये नई तस्वीर आपके सामने है। इसमें काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है और उसके बाद अब जो राहत बचाव कर्मी है वो मौके पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सुरक्षा दस्ता है वो पहुंचा हुआ है और अब शवों को निकालने का काम जो है वो चल रहा है। इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं।
एविएशन एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। मुझे लगता है पहले ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर का रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। झा सर, ये तस्वीरें देखकर आप क्या असेस कर पा रहे हैं सर? आपका आकलन क्या है, क्या हुआ होगा? रोमाना जी, जैसा लगता है ये हादसा किसी न किसी कारण से एक इन फ्लाइट इमरजेंसी के थ्रू हुई है। जरूर इन फ्लाइट कोई न कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं। कुछ लोग बता भी रहे हैं कि शायद एयर एक्सप्लोजन हुआ था, लेकिन ऐसे केसेस में, एविएशन केसेस में जो ग्राउंड विटनेस होते हैं, जो खास करके लेमन जो विटनेस होते हैं, उनकी जो बयान है उसको पूरी ठीक तरीके से 100% नहीं दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी इंडिकेशन है कि विमान में कुछ ऐसा हुआ है इन फ्लाइट जिससे कि उस विमान का नज़दीकी एयरपोर्ट तक ले जाना नामुमकिन था। इसीलिए पायलट ने वो क्रैश लैंडिंग के लिए एक जगह ढूंढी जहां पे कि थोड़ा सा भी प्लेन अगर मिल जाए उसको तो वो प्लेन को वहां पे बचा सके। लेकिन क्लियरली जिस तरह से यहाँ पे लैंडिंग हुई है, जिस तरह से उन्होंने क्रैश लैंडिंग करी है, तो ये अनकंट्रोल क्रैश लैंडिंग है। ये इसको क्रैश लैंडिंग नहीं कह सकते हैं, इसको क्रैश ही आप मान लीजिए। एक और चीज है, वेदर वहां पे लगता है कि लगभग ठीक ठाक था। कभी इन फ्लाइट पायलट ने नीचे में ग्राउंड देखा, जो उनको जहां पे प्लेन लगा वहां पे उन्होंने विमान को उतारने की कोशिश की। तो श्योरली इस केस में एक इन फ्लाइट इमरजेंसी हुई है और उस इन फ्लाइट इमरजेंसी की जो तीव्रता थी, जो उसकी जो प्रॉब्लम्स थी, इतनी ज्यादा थी कि इस फ्लाइट को आगे नजदीकी एयरपोर्ट तक नहीं ले जाया जा सकता था। और इसीलिए ये विमान को नीचे में किसी भी तरह से फोर्स लैंडिंग या क्रैश लैंडिंग करने की कोशिश की, कंट्रोल पायलट ने कोशिश की है कि कंट्रोल तरह से उसको वहां पे लैंड किया जा सके जिससे कुछ लोगों को बचाया जा सके। लेकिन जिस तरह से हम टेरेन देख रहे हैं, उबड़ खाबड़, वो सारा कुछ हम देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे। तो इस ऐसे कंडीशंस में जो इम्पैक्ट होता है, जबरदस्त इम्पैक्ट होती है। और जो डेसिलरेशन फोर्सेस होती है, बहुत ज्यादा डेसिलरेशन फोर्सेस होती है, जो अक्सर लोगों के टॉलरेंस लिमिट के ज्यादा होती है और वो इस क्रैश को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। और जैसा आपने बताया कि ऑलरेडी 30 का आंकड़ा आज का 30 लोग मर चुके हैं, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि इसमें और भी कैजुअलिटी होंगी। बिल्कुल सर, मैं यही सवाल मैं लेकर जा रही थी प्रफुल्ल बख्शी जी के पास कि सर, ये जिस तरीके की, बख्शी साहब, ये जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो अभी तक खबरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से हादसा हुआ होगा, 30 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं, क्या कुछ उम्मीद लग रही है कोई जिंदगी बच पाएगी? थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। अनफॉर्चुनेटली मैं तस्वीरें मेरे पास सामने नहीं है इस समय, बट मैं आपको बता दूं, मैंने पोखरा देखा हुआ है और मेरे को पता है कि यह लैंडिंग ट्रिकी हो सकती है और कई बार हादसे हुए हैं पोखरा के ऊपर नेपाल में। पर यह बात तय है कि ये इंजन एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन टर्बो प्रॉप था। इसको अगर नदी के किनारे या कहीं फोर्स लैंडिंग की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है इमरजेंसी इमीडिएट थी। वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सकता था, वो नहीं लैंड कर सकता था, इसलिए उसको फोर्स लैंडिंग करनी पड़ी है। और जब एयरक्राफ्ट फोर्स लैंडिंग करता है तो अगर फील्ड बिल्कुल क्लियर होती है तो लैंड कर सकता है, नहीं तो हादसे कई बार हो जाएगा। वो नहीं पहुंच पाया, वो किस लिए नहीं पहुंच पाया वो तो बाद में पता। सर, आवाज में दिक्कत आ रही है। बख्शी सर, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है सर, आवाज साफ नहीं आ पा रही है आपकी। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। हम एक बार फिर से जरा, मैं इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दूं। अपडेट आ रहा है नेपाल से। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की तरफ से इस वक्त इस विमान हादसे के बाद एक बड़ी आपात बैठक बुलाई गई है। विमान हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। दोपहर 1:30 बजे प्रधानमंत्री की तरफ से ये आपात बैठक बुलाई गई है। मैं वीएन झा सर का रुख करूंगी। झा सर, ये यति एयरलाइंस का विमान ये क्रैश हो रहा है और इसको लेकर वहां के प्रधानमंत्री की तरफ से ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही है, ये किस तरीके से कनेक्ट करेंगे आप?
जी रोमाना जी, देखिए नेपाल का जो एविएशन सेफ्टी रिकॉर्ड है अच्छा नहीं है। पिछले 2 दशक के आसपास में लगभग 30 एयरक्राफ्ट 3 दशक में 30 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं और ज़्यादातर एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुए हैं वो फेटल हुए हैं। लोग वहाँ पे हताहत हुए हैं। इसी येती एयरलाइन का भी पहले भी एक क्रैश हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ का एविएशन रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है और इसके लिए नेपाल गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे क्रैशेस हो रहे हैं, देखिए क्रैशेस एयरक्राफ्ट के होते हैं, अगर सिचुएशंस बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जैसे इस केस में हुई है तो आप एयरक्राफ्ट को नहीं बचा सकते हैं। और जब वो फोर्स लैंडिंग की कोशिश करते हैं, अगर मान लीजिए इन फ्लाइट एक्सप्लोजन हुआ है तो लाजमी है, पॉसिबल है कि एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सिस्टम्स जो थे वो भी शायद डिस्टर्बेड हो गए होंगे और तब जब पायलट एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लैंड करने के लिए तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसकी स्पीड जो ज्यादा होती है, एयर ब्रेक डिप्लॉयड नहीं होंगे, उसका स्पीड कम नहीं होगा और ज्यादा स्पीड पे जब वो इम्पैक्ट होता है और जिस तरह से गड्ढे हम आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वहाँ पे गड्ढे पड़े हुए हैं, उस गड्ढे में फिर वो एयरक्राफ्ट का जो है वो बिल्कुल क्रैश ही होगा, चाहे वो किसी भी तरह से उसको बचाने की कोशिश करे। और उसका हम इम्पैक्ट ऑलरेडी देख रहे हैं कि 30 लोग से ज्यादा की ऑलरेडी हताहत होने की खबर आ रही है। ये जो बात आप अभी बता रहे थे दर्शकों को कि साहब एयर सेफ्टी एविएशन रिकॉर्ड जो है वो नेपाल का बेहद खराब है। हमने देखा है किस तरीके से पिछले कुछ वक्त में एक के बाद एक ये हवाई हादसे जो नेपाल में हुए हैं और अब ये ताजा मामला, जिसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की तरफ से दोपहर 1:30 बजे इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है। झा सर, मैं आपसे जरा इस विमान के बारे में भी जानना चाहती हूँ। ATR 72 ये येती एयरलाइंस का विमान बताया जा रहा है और जिस तरीके से आप खुद ही बता रहे हैं कि नेपाल में ये जो हवाई हादसे हो रहे हैं, इनमें सर क्या वजह पुराने विमान तकनीक की खराबी, वजह क्या बन रहा है सर, या फिर प्रशिक्षण की कमी? क्योंकि अभी ये जो ताजा मामला है यहाँ पर आज मौसम की कोई दिक्कत ज्यादा लग नहीं रही है। हमारे सहयोगी भी जो नेपाल में मौजूद थे वो बता रहे हैं कि मौसम आज साफ है इन इलाकों में। रोमाना जी, मैंने 7 एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन मैंने अटेंड किए हैं और फेटल। देखिए, जब भी फेटल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होता है, ज्यादातर केसेस में एक मोजाइक पिक्चर होता है, मतलब सीरीज ऑफ फेलियर्स। एक चीज फेल हुआ, उसके बाद दूसरा चीज फेल हुआ, तीसरा चीज फेल हुआ और उसको कंट्रोल करने के लिए पायलट एरर भी उसमें क्रॉप इन हो गया, चाहे वो जिस भी कारण से हो, चाहे उसके इनएक्सपीरियंस के हो, चाहे बाहरी इन्वायरमेंट के चलते हो, विजिबिलिटी के चलते हो। तो जब भी फेटल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होता है तो ये एक मोजाइक पिक्चर होती है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं सरसरी निगाह से देख रहा था, अभी के थोड़ी देर पहले ही एक तारा एयरलाइन का जो जेट था वो क्रैश हुआ था May 30 लास्ट ईयर में। US बांग्ला एयरलाइन क्रैश हुआ था 2018 में। सीता एयर वो क्रैश हुआ था 2012 में। तो इस तरह से सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स है। और ये जान लीजिए, जब भी कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है वो एयरक्राफ्ट फ्लाइबल है, सर्विसेबल है और जितने भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट एयरलाइनर्स हैं सारे सेफ्टी रिकॉर्ड उनके अच्छे होते हैं। तो या तो उसकी मेंटेनेंस ठीक ठाक नहीं हो गई या फिर जो इन फ्लाइट कोई ऐसी चीज हुई जिसको कि वो पायलट्स जो थे वो हैंडल नहीं कर पाए। तो ये तो देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन के बाद कि आखिर एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन ये चीज जरूर है कि नेपाल एयरलाइंस जितने भी एयरलाइनर्स हैं, वहाँ के जो सिविल अथॉरिटी हैं, वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो लेसन ठीक से लर्न नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का एक ही उद्देश्य होता है कि अगला एक्सीडेंट फिर इसी तरह का ना हो। ये बड़ी बात आप सर कह रहे हैं कि एक हादसा अगर हुआ, उसके बाद अगर जांच बैठी, उसकी रिपोर्ट सामने आई, उसके पीछे बड़ा मकसद ये होता है कि आगे इस तरीके के हादसे ना हो, उनको रोका जाए, उन पर फुल स्टॉप लगाई जा सके। लेकिन नेपाल में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नेपाल में एक के बाद एक ये हवाई हादसे हो रहे हैं। एयर सेफ्टी एविएशन रिकॉर्ड नेपाल का बेहद खराब और इसी वजह से अब पोखरा में जब यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है जिसमें 68 यात्री, 4 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें से 30 के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की तरफ से इमरजेंसी मीटिंग, आपात बैठक बुलाई गई है इस पूरे मामले को लेकर। और इस सब के बीच आपको सीधे लेकर चलेंगे हम प्रफुल्ल बख्शी साहब, एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका मैं रुख करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नेपाल में प्लेन क्रैश से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह सामने आई है कि इस विमान में 8 विदेशी यात्री सवार थे। ये बड़ी खबर है, 8 विदेशी यात्री भी इस जहाज में सवार थे।
अब ये कहां कहां के नागरिक थे, ये अभी तस्वीर कुछ देर बाद साफ होगी। क्या इनमें से कोई भारतीय नागरिक भी था, ये भी तस्वीर साफ होगी। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जब नेपाल में ये विमान हादसा इस तरीके का हुआ था, उसमें भारतीय नागरिकों की भी मौत हुई थी, वो भी दुर्घटना का शिकार हुए थे। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं, खास मेहमान प्रफुल्ल बख्शी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रफुल्ल सर, मैं आपसे समझना चाह रही हूं सर, अभी तक जो शुरुआती जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि जो प्रत्यक्षदर्शी, जो चश्मदीद मौजूद थे, वो बता रहे हैं कि हवा में ही उन्होंने देखा कि विमान में आग लगी हुई थी। तो मतलब जो भी कुछ हुआ सर, वो हवा में ही हुआ। जिस वक्त विमान हवा में था, आसमान में था, उड़ान भरे हुआ था, उसी वक्त हुआ। लैंडिंग के वक्त कुछ नहीं हुआ है। आसमान में ही आग का गोला और सीधे आकर विमान गिरा जमीन पर, इस तरीके से कुछ हुआ होगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। मैं आपको ये बता दूं, मैंने एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस की हैं और मैं आपको ये बता दूं कि जो ग्राउंड विटनेस होता है उनकी असेसमेंट इतनी क्लियर और एक्यूरेट नहीं होती। वो आमतौर पे एक्साइट बात कर जाते हैं कि हवा में आग लगी हुई थी। ये कई बार मैंने देखा है, विलेजेस वगैरह जब अपना देते हैं, वो आग की लपटें जब उठती हैं जमीन से टकराने के बाद, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं। तो इसमें आप पूरा इसके ऊपर मान के ना चलिए कि हवा में आग लगी थी। ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। बात सारी ये है, सबसे पहले लेट्स गो बैक। जब इंजन फेल हो गया है और एयरक्राफ्ट एक एयरफील्ड पे पहुंच नहीं सकता, इसका मतलब है नाउ पायलट इज डूइंग फोर्स लैंडिंग और वो एयरक्राफ्ट की ग्लाइडिंग कैपेसिटी की मदद लेकर अपना एयरक्राफ्ट को मनूवर करेगा और जो ग्लाइडिंग स्पीड है उसको यूज करके वो किसी ओपन एरिया में पहुंचने की कोशिश कर रहा था, चाहे रिवर के बगल में, चाहे किसी फील्ड में। पर अगर जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, इस तो ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ी और ये क्रैश हुआ। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में जब आपको फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर मिलेगा, वो आपको बताएगा कि एयरक्राफ्ट का क्या सिस्टम खराब हुआ था, क्या दोनों इंजन खराब हो गए थे, क्या एक इंजन था या पार्शियल पावर थी, ये पता चलेगा। ये भी पता चलेगा कि क्या टेम्परेचर से क्या आग लगी थी, आग लगने के टेम्परेचर अलग होते हैं, वो भी पता चल जाएगा। फिर क्या धुआं देखा गया था कि नहीं देखा गया था, ये भी पता चल जाएगा। पायलट के आपस में कन्वर्सेशन क्या थी क्रैश होने से पहले, ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बताएगा आपको। ये सारी की सारी चीजें जब एक साथ एकत्रित होंगी, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर जमीन पे जाके उस पीसेस को एकत्र करेगा तो लैंडिंग का ग्लाइड एंगल पता चल जाएगा। जिस एंगल से वो टच करता है जमीन पर, आपको पता चल जाएगा क्या एयरक्राफ्ट ग्लाइड कर रहा था या फास्ट डिसेंट कर रहा था, वो भी पता चल जाएगा। एब्सोल्युटली सर, आप जितनी डिटेल में बता रहे हैं किस तरीके से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से लेकर ब्लैक बॉक्स तक और बाकी तमाम जो चीजें हैं, उनसे ये समझा जा सकेगा कि ये हादसा हुआ किस तरीके से होगा। और ये पहले भी हो चुका है, जिस बात का जिक्र रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर कर रहे हैं कि साहब पहले भी हादसे नेपाल में हो रहे हैं, वहां पर भी इस तरीके की जांच और तफ्तीश पूरी हो रही है, उसमें भी तस्वीर साफ हो रही होगी कि आखिरकार ये हादसे किस तरीके से हो रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है, समस्या यह है कि उनसे सबक नेपाल नहीं सीख रहा और इसी वजह से एयर सेफ्टी एविएशन रिकॉर्ड नेपाल का बेहद खराब। और ये एक और हवाई हादसा जो नेपाल में हुआ है, यति एयरलाइंस का ये विमान काठमांडू से उड़ान भरी थी पोखरा के लिए और पोखरा में लैंड करने से बिल्कुल पहले ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा सर लगातार हमारे साथ बने हुए। झा सर, ये जो लोकेशन है जिस जगह ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, बताया जा रहा है जो ओल्ड एयरपोर्ट पोखरा का और जो नया पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, बिल्कुल उसके बीच की एक तरीके से जगह है। तो जो भी कुछ हुआ होगा वो जो फ्लाइट की ड्यूरेशन है उसके बिल्कुल आखिरी मिनटों में हुआ होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो पायलट था वो एयरपोर्ट पहुंचने ही वाला था, तभी कुछ ऐसा कैटास्ट्रोफी हुआ है कि वो आगे फ्लाइट को इतना भी दूर कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं रोमाना जी, जितने भी ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें 2 इंजन होते हैं, अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तो दूसरे इंजन में इतनी कैपेसिटी होती है
कि उसको कम से कम मैन्यूवर करके जो नजदीकी एयरफील्ड पे है वहां पे उतारा जा सके। लगभग हर जितने भी ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है। हो सकता है कि वो बहुत आगे नहीं जा सके, वो और असेंड नहीं कर सके, लेकिन डिसेंड करके नियरेस्ट जो एयरफील्ड है या नियरेस्ट जो प्लेइंग ग्राउंड है वहां पे तो वो लैंड करने की उसको कोशिश की ही जा सकती है। लेकिन झा सर, मैं आपको जरा सा रोक रही हूँ सर। मरने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है। ये खबर जरा दर्शकों को दे दें कि विमान हादसे में अब तक 32 शव बरामद कर लिए गए। देखिए 16 के बाद नया आंकड़ा 30 था और अब ये आंकड़ा बढ़कर 32 पर पहुंच चुका है। विमान हादसे में अब तक 32 शव बरामद कर लिए गए हैं। जी झा सर, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। मुझे काफी कंडोलेंस में फिर से एक बार दे रहा हूँ। ये तो अच्छी चीज नहीं है कि मौत की संख्या ज्यादा हो रही है, लेकिन जिस तरह का मैं सीन देख रहा हूँ सरसरी निगाह में मुझे लग रहा है कि ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, ये लैंड नहीं कर पाया है। लैंड क्या होता है कि कंट्रोल करके वो उसका जो एटीट्यूड होता है, मतलब नोज जो होता है वो या तो ग्राउंड के पैरेलल होता है या थोड़ा सा ऊपर होता है। तो उसमें क्या होती है कि मैं आसान शब्दों में आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई लैंडिंग की कोशिश नहीं थी, यहाँ पर कोई लैंडिंग की कोशिश नहीं की गई पायलट की तरफ से, ये विमान सीधे क्रैश हुआ है, आप ये बता रहे हैं? नहीं जी नहीं, पायलट ने अगर लैंडिंग की कोशिश की भी है, क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट कंट्रोल में नहीं है तो उसके पास कोई चारा है ही नहीं नजदीक से नजदीक में जाके वो लैंड की कोशिश करे। लेकिन जब लैंडिंग की कोशिश की जाती है तो एयरक्राफ्ट की एक एटीट्यूड रखी जाती है, नोज अप या नोज पैरेलल टू द होराइजन रखा जाता है। लेकिन इस केस में जहाँ पे गड्ढे हम देख रहे हैं, जाके वो एयरक्राफ्ट वहां पे टकराया है, अगर उसने लैंडिंग करने की कोशिश भी की है तो चूंकि ग्राउंड जो था वो समतल नहीं था, वो प्लेन नहीं था, वहां पे गड्ढे में आके फंसे हैं और एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। तो हो सकता है कि पायलट ने कोशिश की है, और कितनी कोशिश की है ये भी हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर इन फ्लाइट अगर एक्सप्लोजन हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने तार हैं, जितने कंट्रोल सिस्टम्स उसके हैं, वो कॉकपिट से लेके जो टेल फिन है वहां तक जाती है। तो अगर एक्सप्लोजन में कुछ ऐसा कंट्रोल सिस्टम फेलियर हो गया तो फिर वो एयरक्राफ्ट कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फिर जिस भी तरह से है वो कम से कम कैजुअलिटी के लिए ग्राउंड पे आना चाहेगा। तो मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूँ रमाना जी, लेकिन जैसे सरसरी निगाह में लगता है, देखिए गड्ढे हैं, बड़े बड़े खाई हैं वहां पे, तो ये कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे कि आप विमान को उतारने की कोशिश करें। ऑब्वियसली विमान टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है और तब या तो पायलट किसी तरह से वहां पे आने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके से कंट्रोल पायलट के हाथ से निकल चुका था, पायलट कुछ कर ना पाने की स्थिति में था और उसका नतीजा ये कि विमान इस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। आग की लपटें, काले धुएं का ये गुबार जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और इस बीच मैं आपको बताऊं, आपके चैनल एबीपी न्यूज के पास कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। हादसे से ठीक पहले की ये तस्वीरें हैं जो अब मैं आपको एबीपी न्यूज पर दिखाने जा रही हूं। विमान हादसे से ठीक पहले का एक वीडियो जो एबीपी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है। स्थानीय लोगों ने ये वीडियो बनाया और इसको शेयर किया। ये देख रहे हैं आप, ये जहाज हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है और बेहद कम ऊंचाई पर, मतलब बहुत नीचे की तरफ ये विमान उड़ रहा है। आप देख रहे हैं कैसे विमान उड़ता हुआ नजर आ रहा है नीचे की तरफ। ये किसी का मकान, किसी का घर, किसी ने अपने घर की छत से ये वीडियो बनाया है। ये तस्वीर आपके सामने, यही वो विमान येती एयरलाइंस का ATR 72 ये विमान उड़ रहा है। और देखिए किस तरीके से ये विमान टेढ़ा हुआ, आप देख रहे हैं कैसे ये विमान टेढ़ा हो गया है। ये सीधा उड़ रहा है अभी और फिर ये टेढ़ा हुआ है। अमूमन जिस तरीके से विमान टर्न करता है जब वो अपनी ऊंचाई जो है वो कम कर रहा होता है, तो हवा में इसी तरीके से चक्कर काट कर विमान अपनी ऊंचाई कम करता है। लेकिन यहां आप देखिए कोई लैंडिंग की जगह नहीं है और विमान जो है यहां इस रिहायशी इलाके में, नीचे आप देख रहे हैं बिल्डिंग, इमारत, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वहीं से किसी ने ये वीडियो बनाया है। विमान आप देख रहे हैं कितना नीचे और वो भी टेढ़ा होता हुआ। यकीनन इस विमान को देखकर यहाँ पर जो नीचे लोग होंगे उनके दिल में कुछ डर, दहशत और फिर इस वीडियो में आपको आवाज भी सुनाई दे रही है। जरा गौर से सुनिए, मैं चुप हो रही हूं, जरा सुनिएगा। ये आपने सुना विमान जो आप वीडियो में देख रहे हैं और उसके बाद एक जोरदार आवाज आ रही है और फिर लोगों की चीख।
ये जोरदार धमाके के साथ विमान जो आकर जमीन पर गिरा है और फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि विमान जिस वक्त ऊपर था उस वक्त यहाँ इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि आग लगी हुई है इस विमान में। फिलहाल हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं और साथ ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम एक बार फिर से रुक करेंगे। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर हमारे साथ मौजूद हैं। झा सर, आप अगर ये तस्वीरें देख पा रहे हो, विमान जो है वो सीधा उड़ता हुआ आ रहा है सर और अचानक से टिल्ट हो जाता है, पूरी तरीके से टिल्ट। इसको देखकर कुछ समझा जा सकता है सर? और महज उसके 10 सेकंड या 20 सेकंड के बाद ही वो जोरदार धमाके की आवाज। बिल्कुल, इससे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। एक तो जो स्काई देख रहा हूं मैं, बिल्कुल स्काई क्लियर ब्लू है, मतलब वेदर साफ है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। विमान नीचे चल रहा है, या तो ये विमान जो है इसको जो अगर एयरपोर्ट काफी नजदीक है तो इतना नीचे जाना यूजुअली बनता नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि लो अप्रोच हो सकता है। लेकिन लास्ट मोमेंट में देखिए आप, विमान टिल्ट होती है, कंट्रोल होके सीधा जाके क्रैश कर जाती है अगले कुछ सेकंड में। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल फेलियर जो है वो कुछ ना कुछ जरूर है विमान के अंदर में। एक और चीज जो आपको विटनेस बता रहे थे कि इसमें आग लग गई थी पहले से ही, कम से कम मैं फायर का ट्रेल नहीं देख रहा हूँ, स्मोक ट्रेल मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है कि एक्सप्लोजन हुआ हो, लेकिन उससे एयरक्राफ्ट में बड़ा सा आग ना लगा हो जी, ये भी पॉसिबल है। बिल्कुल और सर, आप जो बात कह रहे हैं सर, वही सर इन तस्वीरों में देखिए जो बड़ी बातें यहाँ पर झा सर बता रहे हैं कि एक तो मौसम देख लीजिए आप, यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ है, नीला आसमान आपको नजर आ रहा है, धूप खिली हुई है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जिस वक्त ये विमान सीधा उड़ता हुआ आ रहा है और फिर टेढ़ा हो जाता है, टिल्ट हो जाता है, देखिए कैसे हवा में ये विमान मुड़ रहा है, जरा देखिए आप गौर से, ये देखिए ये टिल्ट हुआ और महज इसके 10 से 20 सेकंड के बाद वो जोरदार धमाके की आवाज और फिर लोगों की चीख पुकार। सर झा सर, इन तस्वीरों को देखकर क्या समझा जा रहा है? जिस वक्त ये विमान सीधा उड़ता हुआ आ रहा होगा उस वक्त भी क्या इसमें दिक्कत होगी, और क्या वो आखिरी वक्त होगा जब पायलट की तरफ से कोशिश की जा रही होगी कि किसी तरीके से इस विमान की सेफ लैंडिंग करा ली जाए? सर रोमाना जी, क्या होता है विमान में, जब सिविल एयरलाइनर में क्या होता है कि जब हम एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर होते हैं तो एक राउंड ऑफ एक्शन होती है। किया जाता है कि प्लेन को जहाँ पे रनवे है उसके अलाइनमेंट किया जाता है और उसकी स्पीड कम की जाती है, उसका एटीट्यूड किया जाता है, उसके अंडर कैरेज को नीचे किया जाते हैं। तो ये जो है लैंडिंग से पहले के ये सब एक्शंस हैं। और एक बहुत बड़ी चीज है जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वहाँ का, पोखरा का, उसको जरूर कोई न कोई इंफॉर्मेशन गई होगी कि इन फ्लाइट इमरजेंसी है या नहीं है, क्योंकि पायलट जो है क्रैश करने से पहले एक SOS कॉल जरूर देता है, मेडे कॉल जरूर देता है कि हमारे साथ में ये प्रॉब्लम है और हम अप्रोच तक पहुंच नहीं पाते हैं, हम नहीं पहुंच सकते हैं वहाँ पे। तो वो जो SOS कॉल होगा ये उनके एयर ट्रैफिक कंट्रोल में रिकॉर्ड होगा और उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या हुई हैं। लेकिन प्रसरी नजर से देखने में लगता है कि ये विमान आउट ऑफ कंट्रोल है, इसके कंट्रोल सिस्टम तो जो हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तभी विमान की ये हाल हुई है। तो माना बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा सर, कह रहे हैं कि शुरुआती नज़र में इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि विमान जो है वो पायलट की कंट्रोल में नहीं है, विमान जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल पायलट की नजर आ रहा है। लेकिन सर आप ये कह रहे थे कि लैंडिंग से पहले अमूमन इस तरीके से हाइट कम की जाती है, अलाइनमेंट किया जाता है रनवे के, तो फिर आप किस बात से ये अंदाजा लगा रहे हैं कि विमान जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल रहा होगा? कि जितना टेढ़ा होता हुआ आसमान में ये विमान नजर आ रहा है, अमूमन इस ऊंचाई पर इतना टेढ़ा विमान नहीं होता है, इतने एंगल पर नहीं झुकता है, इस वजह से। बिल्कुल देखिए क्या होता है कि अगर ये पायलट के डिलिबरेट एक्शन से नीचे आया हुआ है, लैंडिंग के टाइम में धीरे धीरे नीचे आते हैं, अगर ये पायलट के डिलिबरेट एक्शन से आया हुआ है तो इसकी स्पीड इतनी थी कि जाके रनवे तक पहुंच जाए, अगर पायलट के एक्शन से हुआ है।
लेकिन अगर वो राउंड ऑफ एक्शन में ही कुछ ऐसी चीज हुई है, कोई धमाका हो गया अंदर में, जिससे कि उसके कंट्रोल सिस्टम जो हैं वो ब्रेक हो गए हैं, तो विमान जो है वो कंट्रोल के बाहर चली गई है। फिर वो कैसे एक्ट करेगा, वो टिल्ट होगा या सीधा नोज डाउन होगा, तो ये कंट्रोल सिस्टम्स की क्या हालत थी उस समय में, वही बता सकता है। लेकिन सरसरी नजर पे देखने से यही लगता है कि विमान में कुछ जरूर ऐसा कैटास्ट्रोफिक हुआ है जिसके चलते कि उसका कंट्रोल सिस्टम जो है वो फेल हुआ है, और उसी के चलते पायलट इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। क्योंकि कोई भी पायलट विमान को फाइनलाइज प्लेन सिंपल लेवल में, जो लेवल फ्लाइट है, विंग्स लेवल है, उसको चलाने में तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। अगर वो लैंड भी करने के लिए आ रहा है यहाँ पे कहीं खाई के पास में या रिवर के पास में, फिर भी विमान की जो एटीट्यूड होती है, विंग्स लेवल, नोज डाउन स्लाइटली नोज अप्रोच या पैरेलल अप्रोच, वो हम देख नहीं पा रहे हैं। वो सडनली वो जो विमान का जो कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल फ्लाइट जो है, वो बिल्कुल एब्रप्टली चेंज हुई है, जिसके चलते कि ये क्रैश हुआ है। ऑब्वियसली डिटेल जो है वो जब इन्वेस्टिगेशन में सारे फ्लाइट के पैरामीटर आएंगे, ब्लैक बॉक्स आएगी, उनके कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स सब मिलेंगे, तो उसके बाद ये पता चलेगा। रुमाना नहीं झा सर, आप बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ हो सकता है। क्योंकि देखिए अभी तो वही बात कि ब्लैक बॉक्स आएगा, वो जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स होते हैं उनसे समझ में आएगा, जो पायलट की तरफ से संपर्क किया गया होगा, मेडे कॉल, एसओएस कॉल, उससे समझ में आएगा कि आखिरकार क्या हुआ होगा इस विमान में, जो ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। लेकिन फिलहाल महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये जो तस्वीरें हैं, अपने आप में इन तस्वीरों को देखकर इस हादसे के बारे में क्या समझा जाए, क्या हुआ होगा, किस तरीके से हुआ होगा, ये वो तमाम बातें हैं जो यहां पर एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब आपके सामने रख रहे हैं। इस बीच ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये विमान हवा में उड़ता हुआ आ रहा है, अचानक से ये विमान टेढ़ा टिल्ट हो जाता है, झुक जाता है एक तरफ, और फिर वो जोरदार धमाके की आवाज, उसके बाद की तस्वीरें जो रही होंगी वो भी आप सिलसिलेवार तरीके से देख रहे हैं। वो आग की लपटें उठती हुई देख रहे हैं, वो काला घना धुआं आप उठते हुए देख रहे हैं इस तरफ। और फिर जब मौके पर बचाव दल पहुंचा रेस्क्यू के लिए, तो किस तरीके से ये धुएं का गुबार छटता चला गया, कम होता चला गया, और फिर शवों को निकालने का सिलसिला जो शुरू हुआ है। अब तक 32 शव बाहर निकाल लिए गए हैं। येती एयरलाइंस का ये विमान ATR 72 छोटा विमान होता है, 72 सीटर, 72 लोगों को बिठाने की इसकी कैपेसिटी होती है, और ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। आज सुबह इस विमान ने काठमांडू से, जो नेपाल की राजधानी है, वहां से उड़ान भरी थी, पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। पोखरा हिली एरिया एक तरीके से आप कह सकते हैं, काफी ऑल्टीट्यूड पर है नेपाल में। और शुरुआत में जब इस हादसे की खबर आई तो ये बताया गया कि हो सकता है, ये अनुमान जताया गया कि खराब मौसम इस हादसे की वजह बना हो। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर एक बात जो पूरी तरीके से रूल आउट की जा सकती है, जो खारिज की जा सकती है, वो खराब मौसम को लेकर है। क्योंकि जिस वक्त ये विमान आसमान में साफ तौर पर नजर आ रहा है, नीला आसमान है, कहीं दूर दूर तक बादल का कोई नामो निशान नहीं है, और आप देख सकते हैं धूप भी खिली हुई है। ऐसे में विजिबिलिटी को लेकर भी किसी तरीके की कोई दिक्कत हुई नहीं है। कुल मिलाकर फिलहाल अब इन तस्वीरों को देखकर आशंका इसी बात की जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं मामला कुछ तकनीकी खराबी का रहा होगा, या फिर वो मामला क्या रहा होगा, ये तो जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। राहत और बचाव कार्य को फिलहाल प्राथमिकता से आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि आशंका इस बात की जताई जा रही है कि जितना भीषण ये हादसा है, उसके बाद किसी के भी बचने की यहाँ पर अनुमान जो है, उम्मीद जो है, वो बेहद कम नजर आ रही है। 32 शव अब तक बरामद। ये देखिए, ये विमान उड़ता हुआ आ रहा है, पहले सीधा उड़ता हुआ आ रहा था, और फिर देखिए कैसे ये टेढ़ा टिल्ट होता चला जाता है, झुकता चला जाता है एक तरफ, देख रहे हैं आप, सीधा उड़ रहा है पहले, और फिर ये देखिए ये झुकना शुरू किया, इसने टिल्ट होना शुरू किया, और ये पूरा टेढ़ा हो जाता है। मतलब अपने विंग्स, अपने परों की तरफ ये विमान सीधा, और फिर जोरदार आवाज आती है महज 10 से 20 सेकंड के भीतर भीतर। ये वो वीडियो है जो किसी नेपाल के स्थानीय निवासी ने इस इलाके के अपने मोबाइल में कैप्चर किया है, और वो वीडियो आप इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद जो बातें साफ तौर पर क्लियर हो रही हैं वो ये कि मौसम कहीं ना कहीं हादसे की वजह बना होगा, विजिबिलिटी की कहीं ना कहीं कोई दिक्कत रही होगी, वो फिलहाल ये तस्वीरें रूल आउट कर रही हैं, खारिज कर रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दे, वही जो आशंका बनी हुई है, मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ गया है। अब यह आंकड़ा 35 पर पहुंच गया है।
तो 16 शव पहले बरामद हुए, उसके बाद 30 शव बरामद होने की बात सामने आई, फिर 2 शव और 32 और अब यह आंकड़ा बढ़कर 35 पर पहुंच गया है। कुल 72 लोग इस विमान में सवार थे, जिसमें 68 यात्री, 4 क्रू मेंबर्स और अब तक 35 शव बरामद कर लिए गए हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड बीएन झा सर, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। झा सर, इन तस्वीरों को देखकर 2 बातें जो पूरी तरीके से रूल आउट की जा सकती हैं, खराब मौसम, कम विजिबिलिटी कारण रहा होगा, और साथ ही साथ वो जो बात प्रत्यक्षदर्शी कुछ कह रहे थे जो पहले सामने निकल कर आ रही थी कि हवा में ही आग लग गई, क्योंकि ना यहां पर किसी तरीके की कोई धुआं नजर आ रहा है विमान में, आसमान में, और ना ही कोई आग, कोई लपटें। हम बात करने की कोशिश करेंगे ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड बीएन झा सर से, जो अभी तक इन तस्वीरों को देखकर ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ होगा। देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि एयर सेफ्टी एविएशन रिकॉर्ड जो है नेपाल का, वो बेहद खराब है, क्योंकि नेपाल में इन हवाई हादसों की खबरें अभी पिछले 6 महीने पहले भी इसी तरीके से एक विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वो भी यात्री विमान था, और अब येती एयरलाइंस का ये यात्री विमान जिसमें 68 यात्री सवार थे, 4 क्रू मेंबर्स सवार थे, ये आज सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। काठमांडू से इस विमान ने उड़ान भरी थी पोखरा के लिए। हवाई फासला इन दोनों जगहों के बीच करीब 145 किलोमीटर का, और जो रन होता है, फ्लाइट की जो ड्यूरेशन होती है काठमांडू और पोखरा के बीच, वो करीब आधे घंटे की होती है। और इसी आधे घंटे के सफर में बिल्कुल जब अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले थे ये यात्री, मतलब जब पोखरा में ये विमान लैंड ही होने वाला था, उससे पहले ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे बिल्कुल अपनी मंजिल के करीब ये जहाज पहुंच चुका था, लेकिन लैंडिंग से जस्ट पहले, चंद मिनटों पहले, ये विमान सीधा उड़ता हुआ आ रहा है, अचानक से टेढ़ा होता है, टिल्ट होता है, एक तरफ झुकता है, और फिर जोरदार आवाज, जरा वो आवाज भी सुना दीजिए। तो ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, फिलहाल ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कैसे आसमान में उड़ता हुआ ये विमान, और ये आसमान में ही टिल्ट हुआ, टेढ़ा हुआ। आप देख रहे हैं गोल घेरे के अंदर ये विमान सीधा उड़ता आ रहा है और फिर बाकायदा झुकता चला जाता है, एक तरफ झुकता चला जाता है विमान, और फिर महज 10 सेकंड के बाद एक जोरदार आवाज, उस वक्त ये विमान क्रैश हुआ। लेकिन आसमान साफ है, धूप खिली हुई है, किसी तरीके का कोई धुआं या कोई आग की लपटें इस विमान में, आसमान में जिस वक्त ये उड़ रहा है, नजर नहीं आ रही है। तो आखिर क्या हुआ होगा, किस तरीके की तकनीकी खराबी आई होगी, क्या दिक्कत रही होगी, क्या अंदर किसी तरीके का कोई धमाका, कोई ब्लास्ट, क्या विमान के अंदर किसी तरीके का कोई शॉर्ट सर्किट जिसकी वजह से विमान का सिस्टम फेल हुआ है और जिस वजह से विमान लैंड नहीं कर पाया, ये तमाम जांच के विषय है जो विस्तार से जांच होने के बाद ही साफ हो पाएगी वजह। लेकिन अभी तक इस प्लेन हादसे में 35 शव बरामद कर लिए गए हैं। इस हादसे के बाद आशंका यही जताई जा रही है कि कुल 72 लोग जो इस विमान में सवार थे, 68 यात्री, 4 क्रू मेंबर्स, किसी का भी बचना बेहद मुश्किल, क्योंकि हादसा बेहद भीषण। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें काले धुएं का गुबार है, उस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। जमीन पर आकर सीधे ये विमान गिरता है, आग की लपटों में घिर जाता है, और फिर ये काले धुएं का गुबार। जिस जगह पर ये विमान हादसे का शिकार हुआ है वो पोखरा में जो ओल्ड एयरपोर्ट और जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब जो नया एयरपोर्ट, बिल्कुल उसके बीच की जगह बताई जा रही है। सेती नदी, यहां पर उसी नदी के किनारे ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और जिस तरीके से एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि बहुत मुमकिन ये है कि जब विमान में कंट्रोल खत्म हो रहा होगा पायलट का, जब पायलट को ये समझ आया होगा कि वो कुछ अब ज्यादा कर नहीं सकते हैं, उस वक्त उनकी तरफ से कोशिश रही होगी कि एक ऐसी जगह पर इस विमान को क्रैश किया जाए जहां नीचे जमीन पर रिहायशी इलाका ना हो, जहां कम से कम नीचे रहने वालों को नुकसान पहुंचे। और इसीलिए ये इस एयरपोर्ट के नजदीक सेती नदी वाला इलाका, जहां पर इस विमान को क्रैश किया गया। अब ये कंट्रोल्ड क्रैश तो कहा नहीं जाएगा, लेकिन ये फोर्स लैंडिंग रही थी या फिर पूरी तरीके से बिना किसी कंट्रोल के ये विमान आकर सीधे यहां पर गिरा है, ये भी जांच की बात है। और इस सब के बीच आइए जरा अब आपको तस्वीरें दिखाती हूं।
इस बीच एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि काठमांडू में कंट्रोल रूम पहुंचे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड। कंट्रोल रूम पहुंचे हैं दोपहर 1:30 बजे। प्रचंड की तरफ से एक आपात बैठक भी बुलाई गई है और वजह यही कि एयर सेफ्टी एविएशन रिकॉर्ड के हिसाब से नेपाल का जो रिकॉर्ड है वो बेहद खराब है। तो ये तस्वीरें आ गई हैं नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड को आप देख रहे हैं, कंट्रोल रूम में पहुंचे हुए हैं और वहां पर जायजा लेते हुए, समझते हुए कि आखिरकार क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा। नेपाल में हवाई हादसे जो है वो यकीनन एक चिंता का विषय बने हुए हैं। किस तरीके से लोगों की जिंदगी खतरे में जिस वक्त लोग नेपाल में हवाई यात्रा पर होते हैं, उसी के एक उदाहरण के तौर पर यह हादसा जो आज सुबह हुआ है, आप देख सकते हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड को आप देख रहे हैं जो काठमांडू में कंट्रोल रूम में पहुंचे हैं और वहां पर बातचीत करते हुए, जानकारी लेते हुए, समझते हुए कि आखिरकार ये येती एयरलाइंस का विमान कैसे हुआ दुर्घटनाग्रस्त। तो नेपाल में यह बड़ा विमान हादसा हुआ है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से विमान ने उड़ान भरी थी पोखरा के लिए और पोखरा में लैंड करने से पहले विमान दुर्घटनाग्रस्त। कुल कितने यात्री इस विमान में सवार थे? जो आंकड़ा आया है वो 68 का आया है। 4 क्रू मेंबर्स थे। इसमें देख सकते हैं आप, ये लिस्ट है यात्रियों के नाम की जो एयरलाइंस की तरफ से साझा की गई है। कौन कौन यात्री इस विमान में मौजूद थे जो इस सफर पर निकले थे। पोखरा पहुंचना था उनको, लेकिन ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। इसमें आप देख सकते हैं ये माया, रॉकी, सोनू, रचना, सीता, अनिल, भगवती, अभिषेक, मायरॉन, इरूरी, विक्टर, ओम। तो ये वो नाम हैं लोगों के, ये यात्रियों के नाम की लिस्ट है जो सामने आई है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि 8 जो है वो विदेशी नागरिक भी थे, मतलब नेपाल के नागरिक नहीं थे जो इस विमान में सफर कर रहे थे। और कितनी उम्मीदों का ये सफर रहा होगा जब काठमांडू से इस विमान में बैठे होंगे, इस हवाई यात्रा के लिए निकले होंगे, लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही ये सफर इन यात्रियों के लिए जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा अभी 35 है। 35 शव अभी बरामद किए गए हैं, पर आशंका इस बात की बताई जा रही है कि जिस तरीके का भीषण ये हादसा है, ऐसे में इस विमान में सवार किसी भी शख्स के बचने की उम्मीद बेहद कम। तो नेपाल के पोखरा में यह बड़ा हादसा, इसी पर लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे नेपाल में प्रधानमंत्री प्रचंड ने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है, फौरन लौट रहे इसी बड़ी खबर के साथ। Coming up, presented by Jovi's Herbal Glow Naturally Bloom Daily. Weather Report, presented by Birla TMT Steel, अपने देश समझबूत। बड़ी खबर के पीछे एक अनदेखा सच होता है जो आपको चौंकाता है, असलियत सामने लाता है, एक्सक्लूसिव एंगल एक्सपर्ट रिपोर्टर से आता है। इसलिए एबीपी न्यूज पर हर खबर की अनदेखी थ्योरी, द इनसाइड स्टोरी, रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तुम सच बताओगे वी मैक्स पोस्टपेड पे कस्टमर केयर कितने टाइम में कॉल पिकअप करता है? सिर्फ 20 सेकंड्स में। सच? What's priority customer service? VMAX Postpaid. सचमुच too much. इसी स्टूडियो से खबर तो आप तक पहुंच जाएगी, पर उस खबर पर आपकी राय क्या है? वो खबर आपके काम की है या नहीं? ये किसी तक पहुंचेगी? अब आप कहेंगे
जनता की सुनता ही कौन है? मैं सुनता हूं ना भाई, जैसे हमेशा से सुनता आया हूं। मेरा मानना है जनता की बात स्टूडियो के साथ साथ जनता के बीच भी होनी चाहिए। आपकी बात हो गई। इतना चीख रहे हैं। एबीपी न्यूज की निष्पक्षता पे कभी सवाल नहीं खड़ा करते। आ रहा हूं, इनको शांत करें। तो आइए मिलकर कहें, जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Ideas of India, co-powered by Dr. Ortho अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस TMT सरिया निर्माण का रियल हीरो। मेरा शो खबर फिल्मी है, अब आप अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवी पर भी लाइव देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वेलकम टू वी मैक्स पोस्टपेड पे कितना डेटा मिलता है? सच बताना, वरना बैठ जाएगा तुम पे। 50 GB plus monthly data, free night time data and much more, sir. सच? मुझ 50 GB plus data, free nighttime data. VMAX postpaid. Sachmuch, too much. मेरा शो घंटी बजाओ अब आप अपने मोबाइल फोन्स और स्मार्ट टीवी पर भी लाइव देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी